तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि बाइनरी सिस्टम में स्टोन्स कौन कौन सी टाइप के बनते हैं और उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारे पास कौन कौन सी होती है। अब हमने इस लेक्चर में आज हम देखेंगे कि जब स्टोन्स बन गया है तो उनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जब स्टोन बनता है तो यूजुअली ऐसे होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है, ठीक है, और बाज़ ये कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। आज हम देखेंगे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस काज करता है। एसिम्प्टोमेटिक स्टोन की मैनेजमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये गाल ब्लैडर है, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्टोन्स, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन काज करता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज़ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है आपने। हम पहले डिटेल डिस्कस करते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, इसकी मैनेजमेंट क्या है, फिर अदर कॉम्प्लिकेशन को भी टच करते हैं। जब यहाँ पे स्टोन्स पड़ी रहेंगी तो ये स्टोन्स क्या करेंगे, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज कर देंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस पेशेंट को जो है हो जाता है। अब जब पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि इसके साइन सिम्टम कैसे हैं, कैसे डायग्नोज करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कौन सी कराते हैं, फिर हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है तो उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, कोल की पेन होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन होता है। दूसरी इसकी सिम्टम जो होती है, दूसरा सिम्टम इसके साथ हमें देखने में मिलता है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड टेंडरनेस इन द सब कोस्टल रीजन। राइट सब कोस्टल रीजन में टेंडरनेस है, पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम आपको मिलेगी, साथ में फीवर होगा। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि फीवर का इसका स्पेसिफिक ऐसा पैटर्न नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि जो फीवर होता है कोलिसिस्टाइटिस में वो किस तरह का होता है, फीवर विद रिगर एंड चिल, याद रखना। अब एग्जामिनर अक्सर आपसे अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए आप ये याद रखेंगे, अक्सर पूछ लेते हैं कि अच्छा आप ये बताएं और बॉडी में कौन सी कंडीशन है जिसमें रिगर एंड चिल के साथ फीवर होता है। तो ये आप याद रखेंगे मलेरिया में, मेनिंजाइटिस में, निमोनिया में और एप्सिस में, इसमें भी रिगर एंड चिल के साथ होता है। और कोलिसिस्टाइटिस के अंदर भी फीवर विद रिगर एंड चिल जो है वो हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकता है, वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आ सकता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के सिम्टम के साथ आ सकता है। तो जब भी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन, टेंडरनेस होगी, फीवर होगा विद रिगर एंड चिल, वॉमिटिंग होगी और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ पेशेंट जो है वो आ सकता है। ये इसके साइन सिम्टम है। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की है वो हमारे पास क्या हो जाता है, आमतौर पे हमारे पास आ जाता है साइंस ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस। अब कोलिसिस्टाइटिस एक्यूट भी हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस हमारे पास क्रॉनिक भी हो सकता है। अब दो साइन आपने इसकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। वो साइन क्या है कि आप फर्ज किया, ये देखें मैं बना रहा हूँ, ये कोस्टल मार्जिन है यहाँ पे। अब आप करते क्या है कि पेशेंट आ गया पेन के साथ, वॉमिटिंग के साथ, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ, आपने क्या करना है, जब पेशेंट पेन के साथ आता है तो आपने क्या करना है, आपने पेल्पेशन करनी है उसकी राइट सबकोस्टल स्पेस में, राइट सबकोस्टल मार्जिन पे। जब आप पेल्पेट करेंगे ना तो पेशेंट क्या करेगा, अपनी सांस बंद कर लेगा। अब होता क्या है कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो गाल ब्लैडर हो जाता है इन्फ्लेम। जब हम राइट सबकोस्टल स्पेस में पेल्पेट करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेम्ड गाल ब्लैडर पेराइटल पेरिटोनियम को टच करता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है, पेशेंट अपनी सांस बंद कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज द मर्फी साइन। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पेशेंट को कहेंगे डीप सांस लें और पेल्पेट करेंगे। पेशेंट सब कोस्टल स्पेस में पेल्पेट करेंगे, पेशेंट को कहेंगे डीप सांस लें, गहरा सांस लें। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जैसे हम पेल्पेट करेंगे पेशेंट अपनी सांस बंद कर लेगा। दिस इज कॉल्ड एज द मर्फी साइन। दूसरा होता है वॉइस साइन। इसमें ये होता है कि स्कैपुलर रीजन की जो स्किन है वहाँ पर हाइपरेस्थीसिया हो जाता है, ये याद रखना है। स्किन बिलो स्कैपुला जो है वहाँ पर जो है हमारे पास इसमें मेजर क्या हो जाता है, हाइपरेस्थीसिया हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर स्किन बिलो स्कैपुला का हाइपरेस्थीसिया तो वॉइस साइन है। और अगर हमारे पास पेशेंट ड्यूरिंग डीप पेल्पेशन इन द सब कोस्टल रीजन सांस बंद कर लेता है, उसको पेन होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, तो इसको मर्फी साइन कहते हैं। ये दो साइन आपने इसके याद रखने हैं। हाँ, इसका इंपॉर्टेंट बात होती है पेन की रेडिएशन कहाँ पे होती है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होगा, पेन सीधा रेडिएट करेगा टिप ऑफ द राइट शोल्डर पे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, जब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेडिंग ऑफ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब ये डोकर के अंदर नहीं मेंशन की गई। जब कोलिसिस्टाइटिस के साथ पेशेंट आ सकता है तो हम इसको ग्रेड कर सकते हैं कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर पेशेंट को सिर्फ क्लिनिकल साइन सिम्टम है कि पेन है, टेंडरनेस है, वॉमिटिंग के साथ आया है, तो फीवर नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ माइल्ड कोलिसिस्टाइटिस। मॉडरेट में क्या होगा, साइन सिम्टम भी होंगे प्लस फीवर होगा। और अगर सीवियर किस्म का एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो गया पेशेंट को तो इसमें ऑर्गन फेलियर के साइन सिम्टम मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट जा रहा है तो क्रिएटिनिन रेज मिलेगी, अल्टर्ड सेंसोरियम मिल सकता है, बीपी फॉल करता मिल सकता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती मिल सकती है। तो इस तरह 3 ग्रेडिंग होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अच्छा, हमारे पास अब पेशेंट आ गया है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ, हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लिनिकल साइन सिम्टम हमने वही देख लिए, फीवर है रिगर एंड चिल के साथ, पेन हाइपोकॉन्ड्रियम में मर्फी साइन पॉजिटिव है, वॉइस साइन पॉजिटिव है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम टीएलसी करवाएंगे। टीएलसी में क्या होगा, लिम्फोसाइट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स वो रेस मिलेंगे हमें। इसके अलावा गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन अगर पूछी जाए ना, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन वो क्या होती है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवा लेंगे, ठीक है। और बात का ऐसे होता है कि पेशेंट आया है, सिम्टम हमारे पास जो है हमें लग रहा है स्टोन मिला नहीं, ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें स्टोन नहीं मिला,
पेशेंट का बाइलिरुबिन भी रेज़ मिल रहा है, बाइलिरुबिन भी रेज़ मिल रहा है, इसके साथ साथ अल्कलाइन फास्फेटेज का लेवल भी रेज़ है। हमें सस्पेक्ट है कि कहीं बाइलरी सिस्टम के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। इसको रूल आउट करने के लिए फिर हम इसकी एमआरसीपी करवाते हैं। अगर तो हमें क्लियर कट अल्ट्रासोनोग्राफी पे मिल गया कोलिसिस्टाइटिस, तो दिस इज़ ये ठीक है, हमें 100% पता है कि स्टोन्स हैं, तो उसकी वजह से हम अल्ट्रासोनोग्राफी स्टोन को देखने के लिए करवा रहे हैं। दिस इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड, यहाँ पे हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। अगर हमें डाउट है कि पता नहीं स्टोन है या नहीं है इसकी कोलिसिस्टाइटिस में, तो हाइड्रा स्कैन हम ये करवाते हैं। तो ये मेजर 3 से 4 जो इन्वेस्टिगेशन आपको पता होना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर हम बायोलॉजी सिस्टम को रूल आउट करना चाहते हैं तो एमआरसीपी कराते हैं, हाइड्रा स्कैन भी करा सकते हैं। टीएलसी हमने बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में लाजमी करवाना होता है देखने के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली टीएलसी में रेस मिलेगा। अच्छा, ये पेशेंट को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया, हमारे पास क्लियर कट एविडेंस मौजूद है पेशेंट को एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? अब इसके दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक ये कहते हैं कि आप इसको कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट करें। अगर इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछी जाए कोलिसिस्टाइटिस की, तो वो तो कोलिसिस्टेक्टमी है। लेकिन दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थाट ये है कि हम कोलिसिस्टेक्टमी ना करें, हम इसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर रखें। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक 3rd जनरेशन ऑफ सेफ्लोस्पोरिन दें, आईवी फ्लूइड दें, इसको खाने के लिए कुछ ना दें, नील पर ओरल इसको रखें, ठीक है। ये ट्रीटमेंट और उसके अलावा एनाल्जेसिक्स देते हैं। तो ये अगर हम मैनेजमेंट करें, दिस इज़ कॉल्ड एज अ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इसकी मैनेजमेंट का तरीकाकार है, दैट इज़ सर्जरी, जिसमें कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं। कोलिसिस्टेक्टमी 2 तरह की होती है। कोलिसिस्टेक्टमी 2 तरह की होती है। अब इसमें बात याद रखनी है कि जब हमारे पास गाल ब्लैडर में स्टोन होता है तो हम गाल ब्लैडर पूरा रिमूव करते हैं, लेकिन किडनी में जब स्टोन होता है तो हम सिर्फ स्टोन रिमूव करते हैं, किडनी को रिमूव नहीं करते। ये याद रखनी इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब अगली चीज़ जो है, हम सर्जरीज की कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, जो 2 तरह की होती है। एक होती है अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी, एक होती है इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अब अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी फर्स्ट 72 आवर्स यानी 3 दिन के अंदर अंदर हम कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी। इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी हम कहते हैं कि 6 to 10 वीक वेट करना पड़ता है। पेशेंट आ गया, हम उसकी फ़ौरन कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका जो कंसेप्ट है इसके बिहाइंड वो ये है कि अर्ली कोलिसिस्टेक्टमी में क्या होता है कि साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन होते हैं। जब साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है कि हमने उसको खोल लिया है, जब हम इसकी कोलिसिस्टेक्टमी करने जा रहे हैं, तो बात ये होता है कि कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान हमें एडहेजन्स बन जाए, फ्लैगम बन जाए। तो इस चीज़ को बचाने के लिए बजाय हम इसके फ़ौरन कोलिसिस्टेक्टमी करने के, पेशेंट आएगा, हम उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देके कहेंगे आप जाओ, 6 से 10 हफ्ते बाद दोबारा आना। जब वो दोबारा आएगा तो उसकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो चुकी होगी, तो हम उस टाइम पे उसकी कोलिसिस्टेक्टमी कर देंगे। इसको कहते हैं इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अब सवाल ये पैदा होता है, पता कैसे चलेगा पेशेंट को 6 से 10 वीक के बाद पेशेंट आए कि अब उसकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो गई, इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए। अब फ़र्ज़ किया पहले उसको टेंडरनेस थी, उसके अलावा उसको फ़ीवर था, उसके अलावा पेन थी, ठीक है जी, उसकी पल्स हाई थी, ये सारे साइन सिम्टम थे। अब दोबारा पेशेंट आया, हमने दोबारा उसको जब इन्वेस्टिगेट किया, फ़ीवर भी सेटल हो चुका है, टेंडरनेस भी नहीं है, पेन नहीं है, पल्स भी रेगुलर है, नॉर्मल है, तो अब इसका मतलब उसकी इन्फ्लेमेशन सेटल हो चुकी है। दिस इज़ टाइम फॉर द इंटरवल कोलिसिस्टेक्टमी। अब ये बुक में देखें, इसने लिखी हुई बात कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक पेशेंट कोलिसिस्टाइटिस के साथ आया था, हमने उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर डाल दिया। लेकिन बहुत क्या होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर डाले हुए हमें जो है ना उसकी एमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रोक देते हैं। क्यों? अगर मिसाल के तौर पर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सिम्टम साइन ठीक नहीं हो रहे, बल्कि उनकी वर्सनिंग हो रही है, या बात बात हमने ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पर रखा, लेकिन बाइलरी सिस्टम में हमें एयर मिल गई, या एम्पाइमा बन गया, इन्फ्लेमेशन हो गई अंदर, ठीक है, या गैंग्रीन हो गई, या परफोरेशन ऑफ द ब्लैडर हो गई। अब इन सारी कंडीशन में हमने उसको रखा हुआ था कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, लेकिन क्या हुआ, या तो साइन सिम्टम वर्सनिंग हो गई, या हमें एयर मिल गई इन द बाइलरी सिस्टम, या गैंग्रीन का एम्पाइमा बन गया। तो इसमें हमें ना इन कंडीशन में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट रोकना पड़ता है, और एमरजेंसी में जो है कोलिसिस्टेक्टमी करनी पड़ सकती है। और अब इसने साथ में लिखा हुआ है कि फेलियर कितने परसेंट होता है, 13%, और रीकरेंट भी ये कोलिसिस्टाइटिस के अटैक हो सकते हैं। अच्छा जी, अब कोलिसिस्टाइटिस हमने देख लिया, एक पहली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन थी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं जब किसी बंदे को स्टोन्स बना हुआ है? अब इसको देखने के लिए आपने ये साइड याद रखनी है। साइड के लिहाज से सबसे पहले आप देख लें ब्लैडर। आप ब्लैडर पे गौर करेंगे कि अगर ब्लैडर में स्टोन पड़ा तो यहाँ पे क्या हो सकता है। बात का क्या होता है, अब इसकी वजह एक बता दूं कि पेशेंट को कोल की पेन क्यों होता है। यहाँ पे स्टोन पड़ा था, फ़र्ज़ किया उसने खाया फैटी मील, जैसे फैटी मील खाया तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया, ये स्टोन यहाँ से आके इधर नेक में फंस गया। जब ये फंस गया, इसकी वजह से कोल की पेन होगा, कुछ देर के लिए, मिनट 2 आवर्स रहेगा, और बात करती है स्टोन यहाँ से निकल के आगे चला जाता है या वापस आ जाता है, जिसकी वजह से पेन रिलीफ हो जाता है, ठीक है। तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, यहाँ से इन्फ्लेमेशन हो गई। क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, जब इन्फ्लेमेशन चलती रहेगी, यहाँ पे एम्पाइमा बन सकता है, ठीक है। या स्टोन जब यहाँ पे आके स्टक कर गया है तो पीछे जो बाइल पिगमेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे और म्यूकस पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से म्यूकोसील पीछे बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात ये हो सकता है कि वाल वीक हो जाए, तो यहाँ से परफोरेट कर रही है, परफोरेशन ऑफ द वाल हो सकती है। और यहाँ पे और बात क्या हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन होगी, गैंग्रीन हो जाएगी ब्लैडर की। अब ब्लैडर को सिर्फ अगर हम देखें तो स्टोन्स की कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं।
यहाँ पे अगर मैंने कहा स्टक हो गया है तो पीछे म्यूकोसील बन सकती है, एम्पाइमा हो सकता है, एक्यूट क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है और गैंग्रीन हो सकती है। और बाज़ क्या होता है कि यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम होती है, अगर स्टोन कंटिन्यूसली अर्ली एजेज में किसी को बन गया, हम उसको ठीक नहीं कर रहे तो क्या होता है, स्टोन करते करते यहाँ इंटेस्टीन की एपिथेलियम का पहले मेटाप्लेजिया होगा, फिर डिस्प्लेजिया और अल्टीमेटली मैलिग्नेंसी हो सकती है, तो कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर भी हो सकता है। तो ये ब्लैडर के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं। अब हमारे पास क्या हुआ कि ये स्टोन यहाँ से निकल के हमारे पास किस में आ गया, बाइल डक्ट में आ गया। जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या काज कर सकते हैं कि बाइल, एक तो ये बाइल की ऑब्स्ट्रक्शन करेगा फ्लो की, जब बाइल के फ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगी, दूसरा यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो कोलिंजाइटिस हो सकता है, तीसरा ये स्टोन अगर शॉर्ट था तो यहाँ से स्लिप करके पेंक्रियाटिक डक्ट में आ गया तो जिसकी वजह से एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ठीक है, इस सिस्टम को देखते हुए आपने कैसे याद रखना है, यहाँ से अगर यहाँ पे आए तो पहले जो है बाइल का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, कोलिंजाइटिस हो जाएगा, पूरी डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, अगर ये स्लिप करके पेंक्रियाज में आ गया तो पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब तीसरी चीज़ आपने याद ये रखनी है कि बाज़ क्या होता है कि ये परफोरेट कर गया वाल, तो ये स्टोन यहाँ से निकल के इंटेस्टाइन में आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज फिस्टूला। ये फिस्टूला बन जाता है बिटवीन ब्लैडर एंड द इंटेस्टाइन। ठीक है, इसको कोलिसिस्टोड्यूडेनल फिस्टूला कहते हैं। ये फिस्टूला जब यहाँ पे आता है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और बाज़ क्या हो सकता है कि यहाँ से ईयर निकल के बाइलियरी सिस्टम में आपको मिल सकती है, दिस इज कॉल्ड एज नीमोबाइलिया। नीमोबाइलिया मिल सकता है, यहाँ पे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के सेंस सिम्टम आ सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गाल स्टोन इलियस हो सकता है, इसकी वजह से गाल स्टोन इलियस हो सकता है। अब दो कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जो डोगर के अंदर उसने नहीं बताई। एक ये है कि हार्टमैन पाउच में यहाँ पे स्टोन पड़ा है, वो स्टोन बाइल डक्ट को कंप्रेस करने लग गया, जब कंप्रेस करने लगेगा जिसकी वजह से कैलेट ट्रायंगल डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। इस कंडीशन को कहते हैं मिरेजी सिंड्रोम, ये याद रखेंगे आपने, मिरेजी सिंड्रोम। यहाँ पे पड़ा स्टोन कॉमन बाइल डक्ट को प्रेस करने लग जाता है। फिर दूसरी चीज़ जो थी कि यहाँ से फिस्टूला बना, फिस्टूला की वजह से स्टोन यहाँ पर आ गया, यहाँ से एयर निकल के बाइलियरी सिस्टम में आ गई जिसको कहते हैं नीमोबाइलिया। नीमोबाइलिया मिल रहा है, फिस्टूला मिल रहा है, और साथ में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। यहाँ से स्टोन जाके टर्मिनल एलियम पे पहुँच गया, इसने जाके क्या कर दिया, एलियम को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, दिस इज कॉल्ड टम्बलिंग ऑब्स्ट्रक्शन। फॉरन पेशेंट को मोशन लग जाएंगे। तो ये कंडीशन जिसमें टम्बलिंग ऑब्स्ट्रक्शन है, नीमोबाइलिया है और फिस्टूला है, दिस इज कॉल्ड एज अ रीगुलर ट्राई, ये याद रखना आपको। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हमने डिस्कस कर ली गाल स्टोन्स की। टॉपिक हमारा रह गया था कि बाज़ गाल स्टोन कोई मसला नहीं कर रहे होते, पेशेंट किसी और मसले के साथ उसने एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें स्टोन डिटेक्ट हो गया, तो अब क्या हमें कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए? नॉर्मली कोई इंडिकेशन नहीं ऐसी कि जब तक कोई सिम्टम साइन सिम्टम काज ना करे पेन, उस वक्त तक कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में बेशक साइलेंट भी हो स्टोन, हमें कोलिसिस्टेक्टमी कर देनी चाहिए। वो कौन से? डायबिटिक पेशेंट है, एक्रोमेगैलिक पेशेंट है, और यंग में तो हम लाजमी कर देनी चाहिए। क्योंकि यंग में अगर स्टोन पड़ा रहेगा तो वहाँ पे एपिथेलियम का मेटाप्लेजिया होगा, मेटाप्लेजिया से डिस्प्लेजिया और कार्सिनोमा के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है बेरियाट्रिक सर्जरी पेशेंट करवा रहा है, उनकी कर देनी चाहिए। ठीक है, इन सारी कंडीशन के अंदर, डायबिटिक्स के अंदर, इम्यूनो कम्प्रोमाइज हीमोलिटिक एनीमिया के पेशेंट, एक्रोमेगैली के अंदर, यंग के अंदर, पोर्सलिन गाल ब्लैडर, मैंने पहले बताया था कि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, या बेरियाट्रिक सर्जरी के दौरान अगर डिटेक्ट हुआ तो उसमें कोलिसिस्टेक्टमी में कर देनी चाहिए। लास्ट पे छोटा सा टॉपिक है, अगर स्टोन पड़ी जाएगी तो इसका क्या फेट हो सकता है? या तो वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, या वहाँ पे एम्पाइमा बना सकती है, या म्यूकोसील या गैंग्रीन या ब्लैडर की परफोरेशन हो सकती है।